नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। सबसे पहले बड़ी खबर है, राहुल गांधी कल से 2 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। कल से 2 दिवसीय दौरा है राहुल गांधी का राजस्थान का और किसान आंदोलन के सहारे राहुल देना चाहेंगे खास मैसेज संदेश। राहुल गांधी का कल से 2 दिवसीय दौरा राजस्थान का है और किसान आंदोलन लंबे वक्त से चल भी रहा है और इस आंदोलन के सहारे राहुल देना चाहेंगे खास मैसेज। दिल्ली के आसपास बड़ा आंदोलन करना चाह रहे थे राहुल, ताकि कांग्रेस में रिलॉन्चिंग को मजबूत करने के साथ साथ किसानों में छोड़ा जा सके मैसेज। पंजाब से सटे क्षेत्र हनुमानगढ़, गंगानगर और शेखावाटी के किसानों में कृषि कानूनों को लेकर आक्रोश है, गुस्सा है और किसान लगातार उस गुस्से को जाहिर भी कर रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में आपने देखा, ऐसे में कांग्रेस को राजस्थान से बेहतर नहीं दिखा कोई विकल्प। साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि राजस्थान से अच्छा विकल्प और कांग्रेस के सामने फिलहाल नहीं है, इसलिए राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं। अलबत्ता राजस्थान में है कांग्रेस की सरकार भी और इस 2 दिवसीय बड़े आंदोलन में भीड़ जुटाने को लेकर भी नहीं होगी कोई परेशानी, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत पर राहुल का है पूरा भरोसा और गहलोत भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। साथ ही विधायकों के साथ साथ नेताओं को भी दिया है आंदोलन को सफल बनाने का टास्क भी। और इसी बीच प्रभारी अजय माकन भी राहुल गांधी की रैली की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रभारी माकन के साथ पीसीसी चीफ डोटासरा भी साथ में मौजूद हैं और 5 चुनावी राज्यों में घमासान के बीच राहुल के रैली की चर्चा हो रही है। 5 अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आगामी चुनाव के बीच इस तरीके से राहुल का राजस्थान का दौरा अपने आप में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जून में कांग्रेस अध्यक्ष से पहले राहुल की रिलॉन्चिंग रैली मानी जा रही महत्वपूर्ण और साथ ही जून में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है, कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाएगा, लेकिन उससे पहले राहुल की रिलॉन्चिंग रैली इसको मानी जा रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान का चुनाव किया गया, यहाँ पर सरकार भी कांग्रेस की है और पूरी तैयारी गहलोत सरकार ने की है। किस तरीके से जब सभाएं होंगी या फिर राहुल गांधी अलग अलग हिस्सों में जाएंगे तो वहां पर किसानों को किस तरीके से एकजुट करना है या फिर बड़ी संख्या में किसान किस तरीके से जुटाए जा सकते हैं, इसको लेकर वो स्थानीय कांग्रेसी नेता हो, तमाम मंत्री हो या फिर विधायक हो, सभी को टास्क दे दिया गया है और हर कोई अपने टास्क को पूरा करने के लिए जुटा भी हुआ है। आपने देखा प्रभारी अजय माकन भी राजस्थान के दौरे पर हैं, अलग अलग हिस्सों में वो जा रहे हैं। तमाम बैठकों का दौर भी एक तरीके से चल भी रहा है। इस पूरी रैली को, इस आगमन को राहुल गांधी के सफल बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। अब नजरें टिकी हुई हैं कि किसान आंदोलन को राजस्थान की धरा से, राजस्थान की धरती से राहुल गांधी किस तरीके से समर्थन देते हैं और कांग्रेस किस तरीके से मजबूती के साथ खड़ी है किसानों के। एक बार फिर से राजस्थान से भी राहुल गांधी ये संदेश देंगे केंद्र की सरकार को। गुलाम नबी आजाद का खंडन, कांग्रेस छोड़ने जैसी अफवाहों का खंडन किया आजाद ने। लंबे वक्त से चर्चाएं भी चल रही हैं कि गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ सकते हैं या फिर कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर रहे हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने इसका खंडन कर दिया है। तमाम अफवाहों पर ब्रेक लगा दिया है, विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि जन्म से कांग्रेस में हूं, मैं कांग्रेसी हूं और अंतिम दिन तक कांग्रेस का कार्यकर्ता मैं रहूंगा और कहीं वो नहीं जा रहे हैं, इससे साफ हो जाता है। विदाई समारोह का पूर्ण घटनाक्रम एक ड्रामा और इस नाटक के रचयिता और निर्देशक खुद प्रधानमंत्री मोदी थे। जम्मू कश्मीर की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि वो इतने नरम दिल हैं। साफ तौर से आपने राज्यसभा में जो देखा था, विदाई भाषण के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो गए थे और गुजरात की घटना का जिक्र किया गया, भावुक हुए, खुद गुलाम नबी आजाद भी भावुक दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद चर्चाएं फिर से शुरू हो गई थी कि क्या कांग्रेस छोड़ने पर विचार कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया, उनसे पूछा गया, तो खुद सामने आकर वो कहते हैं कि हमेशा से, शुरुआत से वो कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं। मैं कांग्रेस के साथ रहा हूं, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा रहा हूं और हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस के साथ ही रहूंगा। जो अफवाहें चल रही हैं वो गलत हैं और विचार उन पर लगातार ये भी कहा जा रहा था कि तमाम जो लीडर्स हैं वो भी बात बात पर अपनी बात जाहिर कर रहे थे और कह रहे थे कि गुलाम नबी आजाद हो सकता है कि बीजेपी का हिस्सा बने या फिर कांग्रेस को छोड़ सके। उन्होंने कहा कि तमाम जो बातें फैलाई जा रही हैं, जो अफवाहें चलाई जा रही हैं, वो गलत हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। और साफ तौर से जो हुआ विदाई भाषण के दरमियान या फिर विदाई समारोह के दरमियान, वो सब एक घटनाक्रम था जिसके रचयिता, नाटक चल रहा था, उसके रचयिता खुद प्रधानमंत्री थे, ये भी साफ तौर से उन्होंने कहा। और जम्मू कश्मीर की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि वो इतने नरम दिल हैं, ये साफ तौर से गुलाम नबी आजाद के द्वारा कहा गया है। और पहले से ही ना सिर्फ बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से बाहर होने वाले हैं या फिर कांग्रेस को छोड़ने वाले हैं, बल्कि खुद कांग्रेस के लीडर भी, कई आपने सुना, वो भी मीडिया के सामने आई, बयानबाजी की और साफ तौर से कहा कि कुछ नेता जो हैं, बड़े सीनियर लीडर जो हैं, वो नाखुश है कांग्रेस से और फिर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। उन्हीं में से एक नाम गुलाम नबी आजाद का भी था। फिलहाल उन्होंने खंडन कर दिया।
किसान आंदोलन से बदले समीकरण। जी हां, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा महापंचायतों का दौरा। किसान आंदोलन से बदले समीकरण। जी हां, कृषि कानूनों के खिलाफ महापंचायतों का दौर लगातार चल रहा है। महापंचायतों का दौरा भी किया जा रहा है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी की सभा तक में उमड़ी भीड़ और मौका देखते हुए कांग्रेस भी कूदी महापंचायत के मैदान में। जी आरएलडी की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हुए थे। अब इसका फायदा कांग्रेस भी उठा रही है। मौका देखते हुए कांग्रेस ने भी चौका लगा दिया। महापंचायत में कूदी प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस पश्चिमी यूपी में अपनी सियासी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही है। सियासी जमीन, सियासी आधार को मजबूत करने के लिए लगातार वक्त वक्त पर प्रियंका गांधी वाड्रा को आप देखते हैं यूपी पहुंच जाती हैं। अलग अलग जगहों का दौरा वो करती है। मौका था महापंचायत का जो आरएलडी ने खासतौर से रखा था, लेकिन उसमें कांग्रेस पहुंची। पश्चिमी यूपी में अपनी सियासी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं महासचिव प्रियंका गांधी ने पश्चिमी यूपी में महापंचायत की। हाल में दिल्ली ट्रैक्टर परेड में मृत किसान नवरीत के घर भी पहुंची थी प्रियंका गांधी वाड्रा। याद होगा आपको, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और जाट बहुल्य वोट रखते बेहद अहमियत। और पश्चिमी यूपी में जिस तरीके से मुस्लिम वोटर्स हैं, उसी तरीके से जाट बाहुल्य क्षेत्र भी वहां पर है। जाट वोटर्स भी बहुत महत्व रखते हैं और इसलिए भी कांग्रेस की निगाहें वहां पर लगातार टिकी हुई हैं। ऐसे में दोनों वोट बैंकों को साधने में कांग्रेस लगातार जुटी हुई है। किस तरीके से, क्योंकि विधानसभा के चुनाव बेहद करीब हैं और विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस किस तरीके से फायदा वहां पर लेती है, मुस्लिम वोटर्स को किस तरीके से रिझाती है और जाट बाहुल्य जो क्षेत्र है वहां पर लोगों को किस तरीके से जुटाया जाता है, इसको लेकर भी कोशिश लंबे वक्त से की जा रही है। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। महापंचायत में शामिल वो हुई। इससे पहले ट्रैक्टर परेड में किसान नवरीत की मौत हो गई थी, उसके घर पर भी वो पहुंची थी। वहां से भी तस्वीरें आई थी। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के बारे में नहीं सोच रही है। किसान आंदोलन के साथ कांग्रेस लगातार खड़ी है और इसी फहरिस्त में महापंचायत का आयोजन भी किया गया था, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची। और अगले साल यूपी चुनाव को देखते हुए प्रियंका जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं और उसी का एक हिस्सा महापंचायत में भी आपने देखा जब प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची। भाजपा का मिशन बंगाल वाया बिहार। जी हां, भाजपा का मिशन बंगाल बिहार से होते हुए बिहार की एनडीए सरकार में शाहनवाज हुसैन बने मंत्री। भाजपा का मिशन बंगाल तो चल ही रहा है और बिहार की एनडीए सरकार में शाहनवाज हुसैन मंत्री बने। भाजपा ने इससे की बंगाल के मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश। बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन बंगाल का रास्ता बीजेपी बिहार से होते हुए निकालना चाहती है। बिहार के एनडीए सरकार में शाहनवाज हुसैन मंत्री बने। भाजपा ने इससे साफ तौर से कहा जा रहा है, सियासी गलियारों में चर्चा ये है कि भाजपा ने बिहार में शाहनवाज हुसैन को मंत्री बनाकर मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश की है। बंगाल में 50 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर्स की संख्या बेहद ज्यादा है, बहुत अधिक है। शाहनवाज हुसैन भी सीमांचल से रखते ताल्लुकात और बंगाल का बड़े इलाके का बिहार के सीमांचल से है गहरा नाता। और अब शाहनवाज हुसैन सीमांचल के मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की कोशिश करेंगे और इसीलिए भी कहा जा रहा है ये मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं साबित हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बड़ा दावा साबित हो सकता है। जो दाव खेला किया शाहनवाज हुसैन को मंत्री बनाकर, अब वो क्या सिर्फ बिहार तक सीमित रह जाएगा या फिर पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने हैं वहां पर भी इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। इसको लेकर कई चर्चाएं हैं। क्योंकि शाहनवाज हुसैन पर भरोसा किया गया, बिहार में एक मैसेज भी दिया गया है मुस्लिम तबके के लिए कि उनका ख्याल रखा जा रहा है। उन्हीं के तबके से शाहनवाज हुसैन को मंत्री बनाया गया। जो अलग अलग जगहों पर आरोप बीजेपी पर ये लगते हैं कि मुस्लिमों की तरफ बीजेपी ध्यान नहीं देती है, एक धर्म विशेष पर ही फोकस होता है बीजेपी का। लेकिन चूंकि अब शाहनवाज हुसैन को मंत्री बना दिया गया है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव, लेकिन उसका रास्ता बिहार से होते हुए आगे बढ़ रहा है। बिहार में साफ तौर से मैसेज, अब वो मैसेज जमीनी स्तर पर क्या बंगाल में दिखाई देगा, असरदार होगा, वहां पर मुस्लिम वोटर्स भरोसा करेंगे भारतीय जनता पार्टी पर। क्योंकि इस बार बीजेपी लगातार ये कह चुकी है कि बंगाल में बड़ा परिवर्तन होगा और वहां की जो आम जनता है वो मुस्लिम वोटर्स हो, मुस्लिम तबका हो, जहां पर लोग टीएमसी से बेहद परेशान है। और बीजेपी ये कह रही है कि इस बार वहां पर अलग अलग तबके के लोग बीजेपी पर ही भरोसा करने वाले हैं और उन्हीं में से मुस्लिम वोटर्स भी हैं। और ये बड़ा दाव जो बिहार में खेला गया, उसका असर अब आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या देखने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, किस तरीके से आगे वहां पर बढ़ती है भारतीय जनता पार्टी, इस पर लगातार नजर रहेगी। लेकिन बड़ा दाव है पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए बिहार में जो खेला गया है। तमिलनाडु तेलंगाना में महिला केंद्रित राजनीति। जी हां, तमिलनाडु हो या फिर तेलंगाना हो, दोनों ही जगहों में महिला केंद्रित राजनीति चल रही है। तमिलनाडु में चुनाव से पहले एक्टिव मोड में शशिकला आ गई है। तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले एक्टिव मोड में शशिकला किस तरीके से दिखाई दे रही है, पूरी खबर आप समझिए।
जेल से बाहर आने के बाद शशिकला का हुआ भव्य स्वागत। जेल से बाहर आई, रिहा हुई, लेकिन उसी वक्त बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। भव्य स्वागत किया गया शशिकला का। और AIADMK ने 2017 को शशिकला को दिखाया था बाहर का रास्ता, लेकिन जेल से छूटने के बाद AIADMK के कई नेता भी पहुंचे थे शशिकला के स्वागत करने के लिए। अब इसके असल में मायने क्या है, इसको लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं। AIADMK के लिए सिरदर्द बन गए हैं ये नेता, और भाजपा भी तमिलनाडु में खेलना चाहती है शशिकला पर दाव। अब भाजपा मौके को भुना देना चाहती है, मौके का फायदा उठाना चाहती है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाजपा भी तमिलनाडु में शशिकला पर दाव खेलना चाहती है। अब ये दाव क्या सफल साबित होगा, इस पर भी नजर होगी। दूसरी ओर तेलंगाना में जगन रेड्डी की बहन शर्मिला के तेवर दिख रहे भाई के खिलाफ, और तेलंगाना में नई पार्टी बना सकती है शर्मिला, ये भी कहा जा रहा है। हालांकि शर्मिला ने भी टालमटोल जवाब देकर किनारा कर लिया है। अब क्या यहाँ पर भी तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी इस मौके को लपक लेती है, इस मौके का फायदा उठाती है? क्योंकि लंबे वक्त से खबरें ये भी आ रही हैं कि नई पार्टी बनाने पर विचार शर्मिला कर रही हैं, या फिर हो सकता है जल्दी कोई ऐसी खबर निकले जिसमें कहा जाए कि शर्मिला नई पार्टी बना चुकी है। लेकिन फिलहाल अभी जब भी उनसे सवाल किया जाता है या फिर पूछा जाता है तो इस पर कोई सटीक जवाब नहीं मिलता। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो तमिलनाडु हो जहाँ पर चुनाव होने हैं, या फिर तेलंगाना हो, दोनों ही जगहों पर महिला केंद्रित जो राजनीति है वो किस तरीके से हो रही है वो आप समझिए एक बार फिर से। चुनाव होने हैं तमिलनाडु में, लेकिन उससे पहले शशिकला जेल से बाहर आती है, भव्य स्वागत किया जाता है। AIADMK ने 2017 में बाहर का रास्ता शशिकला को दिखाया था, लेकिन जब जेल से वो रिहा हुई, जेल से छूटी, तो उसके बाद उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में AIADMK के नेता भी दिखाई दिए। अब ये पार्टी के लिए सिरदर्द बन गए हैं ऐसे नेता जो शशिकला के स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे। भाजपा भी तमिलनाडु में खेलना चाहती है शशिकला पर दाव। अब इस पूरे मौके को भुनाने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, लेकिन क्या इसका असर होगा जमीन पर, इस पर भी देखना होगा। दूसरी ओर तेलंगाना में जगन रेड्डी की बहन है शर्मिला, जिसके तेवर भी भाई के खिलाफ है। अब जगन रेड्डी के खिलाफ जब शर्मिला गई हैं तो क्या इसका फायदा भी बीजेपी उठा पाएगी? तेलंगाना में नई पार्टी क्या बना सकती है शर्मिला? और इसको लेकर फिलहाल कोई पुष्टि अभी तक हुई नहीं है कि नई पार्टी बनाएंगी या फिर नहीं बनाएंगी। खुलकर वो बोलती हैं नहीं, जब भी पूछा जाता है तो टालमटोल कर देती हैं। फिलहाल अब क्या होता है दोनों ही जगहों पर, इस पर लगातार नजर रहेगी। तमिलनाडु और तेलंगाना दोनों ही जगहों पर बीजेपी लगातार एक्शन मोड में है। अब मौके जो मिल रहे हैं उसको भुना देना चाहते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और विधानसभा चुनाव पर अलग अलग हिस्सों में जहां भी चुनाव होने हैं वहां पर एक्शन मोड में बीजेपी के लीडर दिखाई दे रहा है। अब PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा साहब क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। क्योंकि सरदार से बिल्कुल वोट ज्वाइनिंग है। MLA साहब से हमारी बात हो गई थी, विधानसभा चल रही है, हमारे पूजनीय हैं MLA साहब के नेतृत्व में आप सब लोग गाड़ियों से, ट्रैक्टरों से, बसों से, जैसे भी आ सकते हो, राहुल गांधी जी को समर्थन देने के लिए और किसानों का साथ देने के लिए पधारें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आग्रह करूंगा कि मार्गदर्शन दें। आदरणीय माता हमारे राजस्थान प्रदेश के बहुत ही जवान, ये आप थोड़ा सा साथियों से थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। पीछे आ जाओ थोड़ा भाई साहब, बोलो नहीं और हमारे राजस्थान प्रदेश के बहुत ही जवान और अध्यक्ष भाई अनिल शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित, और हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और बहुत सारे नवनियुक्त हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं पिछले चुनावों के अंदर, इन चुनावों के अंदर शानदार प्रदर्शन के लिए मैं आप सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नवनियुक्त चेयरमैन, पार्षद और मेंबर्स को सबको बहुत बहुत मुबारकबाद दूं। आज जैसे अभी डोटासरा जी ने कहा कि हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पर जो आए हैं, राहुल गांधी जी 12 और 13 तारीख को राजस्थान के दौरे पे, और राहुल जी जो यहाँ पर आ रहे हैं वो किसानों की आवाज को और बुलंद करने के लिए, किसानों की आवाज को और तेज करने के लिए लेकर आ रहे हैं। पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं कि आज किसान उद्वेलित है, परेशान है, दुखी है। देश की राजधानी के चारों तरफ आज किसान घेरा डाला हुआ है। 200 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई है,
और ये गूंगी बहरी सरकार के काम पे दूर तक नहीं देख रही। और ऐसे समय में जब ये 3 काले कानून मोदी सरकार लेकर के आई है, जिससे कि सिर्फ इनके मित्र पूंजीपतियों को फायदा होने वाला है और किसानों को अपने पांव तले जमीन पे रोन करके ये सरकार, किसानों को खत्म करके ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपति, वो भी जो मित्र हैं इनके मोदी साहब के, उनको ये फायदा पहुंचाना चाहते हैं। और इतिहास गवाह है कि जब जब किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर जब जुल्म हुए हैं, तो उनके साथ अगर कोई खड़ी हुई है तो कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हुआ है। और वापस वो समय आ गया है जब ये तीनों के तीनों कानून, काले कानूनों को वापस पहुंचाने के लिए, तीनों के तीनों काले कानूनों को वापस करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी ने कमर कस ली है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इससे पहले बहुत सारे कार्यक्रम रहे होंगे, बहुत सारे मुद्दे रहे होंगे, बहुत सारे विषय रहे होंगे, लेकिन शायद ये आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा होगा जब किसानों के लिए, उनके अस्तित्व की, उनके हितों की लड़ाई के लिए राहुल गांधी जी मैदान के ऊपर है और हम सब लोगों को उनके समर्थन में, उनके साथ में जुड़ना है। तो इसलिए आगे बढ़ते समावेशी होते जा रहे प्रधानमंत्री मोदी। राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद की विदाई के मौके पर भावुक हुए मोदी। समावेशी होते जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये हम क्यों कह रहे हैं, ये पूरी खबर आपको समझाते हैं। राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद की विदाई के मौके पर भावुक हुए पीएम। कामकाज के प्रति समर्पण भाव की भी तारीफ की मोदी ने। और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे कि राजनीति में मतभेद होना चाहिए लेकिन मनभेद कभी नहीं। उसी तरीके से मोदी ने भी भावुक अंदाज में आजाद के कार्यों का बखान किया, तारीफ की। वैसे मोदी विरोधियों पर तीखे और तंज भरे हमले करने से नहीं चूकते, लेकिन कई मौकों पर पार्टी लाइन से ऊपर हटकर सराहना करते विपक्षी नेताओं की भी। और ये ही उनकी कहा जाता है कि एक शैली है जिसकी वजह से हर कोई उनका कायल भी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जब भी कोई किसी को आप सुनते हैं तो साफ तौर से यही कहा जाता है कि मतभेद भले ही हो सकते हैं लेकिन मनभेद आपस में किसी के नहीं हो सकते। और उसी का परिचय भी राज्यसभा के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि समावेशी होते जा रहे हैं। राज्यसभा के भीतर जब विदाई भाषण हुआ तो साफ तौर से भावुक भी हो गए। कई बातों का जिक्र भी किया। जब कामकाज को लेकर बातचीत हो रही थी, गुजरात की घटना को लेकर बातचीत हो रही थी तो भावुक हुए और गुलाम नबी आजाद को भी भावुक कर दिया। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मतभेद हो सकते हैं सियासी, लेकिन मनभेद कभी नहीं हो सकते। उच्च सदन में आजाद शर्मा की वापसी बेहद मुश्किल है। जी हां, मौजूदा हालात देखकर लगाए जा रहे यही कयास। उच्च सदन में आजाद और शर्मा की वापसी मुश्किल, मौजूदा हालात देखकर यही कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे राजनीति में नहीं की जा सकती किसी की भी भविष्यवाणी, राजनीति संभावनाओं का खेल है ये कहा जाता है। और इसीलिए भी हम कह रहे हैं कि भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, क्योंकि कई दफा ऐसा देखा गया कि नेता करते धमाकेदार वापसी भी, लेकिन वर्तमान में फिलहाल आजाद की वापसी के नहीं दिख रहे रास्ते। अब आजाद की वापसी होगी या फिर नहीं होगी, कई कयास इसको लेकर लगाए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हालात बने हुए हैं, ऐसे में आजाद की वापसी हो ये संभव लगता दिखाई नहीं दे रहा। उधर प्रधानमंत्री द्वारा आजाद की तारीफ ने भी कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्यसभा के भीतर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ की, उसके बाद भी कई सारे कयास सियासी गलियारों में लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी अलकमान भी कुछ नेताओं पर भाजपा से संपर्क का बयान दे चुका है। पार्टी अलकमान ने भी कई दफा ये कहा, बड़े सीनियर लीडर्स ने भी ये कहा कि कुछ नेता हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं और इसी आधार पर यह बयान भी पीएम का जोड़कर देखा जा रहा है। और ऐसा ही हाल अगले वर्ष रिटायर हो रहे आनंद शर्मा के साथ भी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उच्च सदन के भीतर आजाद और शर्मा की जो वापसी है वो आसान दिखाई नहीं दे रही है। दोनों के लिए रास्ते आसान नहीं है। हो सकता है इस पर विचार भी किया जाए या फिर मंथन किया जाए उच्च लेवल पर, लेकिन फिलहाल उच्च सदन के भीतर क्या वापसी होगी इसकी पुष्टि कर पाना या फिर इसको लेकर कोई पुख्ता खबर दे पाना फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि ताज़ा जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर कहा यही जा रहा है। अलकमान ने कई मौकों पर भी ये कहा गया, जो सीनियर लीडर्स भी अगर जब भी सामने आते हैं साफ तौर से कांग्रेस के भीतर अंतरकलह है या फिर गुटबाजी है या फिर कुछ नाराज चल रहे हैं बड़े नेता, इसको लेकर भी जिक्र बार बार होता है। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा के भीतर गुलाम नबी आजाद का जिक्र किया, भावुक भी हुए, उनकी तारीफ की, सराहना की, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि उसके आखिर क्या मायने हैं। क्या इसी को जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि पहले भी खबरें ये कि भाजपा का दामन थाम सकते हैं गुलाम नबी आजाद, पहले कई बार कहा गया।
आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सरकारी प्लेन से उतारा गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में लंबे वक्त से सरकार और राज्यपाल के बीच जो टकराव की स्थिति है, जो गतिरोध की स्थिति है, वो आप अक्सर देखते रहते हैं, लेकिन ये बड़ी जानकारी है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सरकारी प्लेन से उतारा गया। सरकारी चॉपर से गवर्नर को उत्तराखंड जाने से रोक दिया गया। निजी विमान से मसूरी जाएंगे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अब इसके वहां पर सियासी घटनाक्रम पर किस तरीके से असर पड़ेगा या फिर सियासी जमीन पर किस तरीके से इसका असर दिखाई देगा, इस पर भी नजर रहेगी।